पठानकोट के राज हॉस्पिटल में डॉक्टर अनिल गर्ग के दिशा निर्देशों में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से डॉक्टर आरती ने लोगों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अहम जानकारियां साझी की। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे मुझसे पूछा गया कि पहला किसके पास जाना है, दूसरा लोग खुद जाते नहीं हैं। और वो जाते क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ जो हमारी सोसाइटी में रह रही है, अपना अच्छा खासा घर बना के, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। अगर किसी का पित्ते का ऑपरेशन हुआ, यूट्रस का ऑपरेशन हुआ, हम कह देते हैं ना कि भाई उसका ये ऑपरेशन हुआ था, या सिर में चोट आ गई, अच्छा ऑपरेशन हुआ था, पोस्ट हेड इंजरी हुई उसकी, तो उसको डॉक्टर ने उसके दिमाग का ऑपरेशन किया, वो ठीक हो गया। क्या कभी किसी रिश्तेदार को बोलते हुए सुना है आपको पता उसको डिप्रेशन हो गया? क्यों? क्योंकि लोग इसको छुपाते हैं। आजकल इसको छुपाते हैं क्योंकि इसको पागलपन के बराबर माना जाता है लोगों की भाषा में। मैं ये बोल रही हूँ जो आम इंसान जिसको इसकी नॉलेज नहीं है, ठीक है, जो लेमैन होता है क्योंकि अब देखो, जब हम बात करते हैं कि आपको डिप्रेशन है, तो आप अपने घर वालों को एक बार बुला लो ताकि हम उनसे भी बात कर लें। कई बार लोग कहते हैं कि मैम नहीं, घर वालों को नहीं बताना, उनको नहीं पता चलना चाहिए ये चीज़, तो वो या तो वो टेंशन में आ जाएंगे, या वो इस बात को समझेंगे नहीं, या फिर वो क्या करेंगे, या फिर वो जैसे वो फेथ हीलर के पास ले जाएंगे, जैसे फंड लेकर आना, इस तरह की चीज़। ठीक है, इससे क्या होता है, ये हालत ज़्यादा बिगड़ती है। स्टिग्मा की वजह से हम इस चीज़ को आगे बता नहीं सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जब वो चीज़ सप्रेस होती है, पाइलअप होती है, आप जैसे मान लो कि कपड़ों की गठरी को हम भरते जा रहे हैं, एक टाइम पर तो उसमें चीज़ें आनी बंद हो जाएंगी ना। तो वो जो इकट्ठा हो गया इतने टाइम का इमोशनल प्रॉब्लम, वो एकदम से ज्वालामुखी की तरह पड़ता है और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए स्टिग्मा को ख़त्म करने के लिए मेंटल हेल्थ डे पर अवेयरनेस कैंपेन्स, वर्कशॉप्स की जाती हैं, सेमिनार्स किए जाते हैं, जो हमने राज हॉस्पिटल की तरफ से काफ़ी स्कूल्स और कॉलेजेस में किए भी हैं, जैसे नोवेल्टी हॉल में हुआ था और बाकी सारे कॉलेजेस में भी हुआ था। अब जब बात आती है कि आपको इसको ट्रीट कहाँ पर कराना है, वहाँ पर तीन तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं। सबसे पहले साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकाट्रिस्ट। साइकाट्रिस्ट वो होते हैं जिन्होंने MBBS करके MD साइकाट्री की होती है, और दे आर एक्सपर्ट इन साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स मेडिकेशंस। उनको न्यूरोसाइकाट्रिस्ट भी कहा जाता है, उनके डी एडिक्शन सेंटर्स भी होते हैं। कोई भी साइकाट्रिक मेंटल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आपको उसके लिए दवा देने के लिए साइकाट्रिस्ट एक परफेक्ट एक्सपर्ट ओपिनियन है। अब मान लो कि आपको इसके बारे में सब लोगों को ये लगता है कि जब हम साइकाट्रिक दवा खाएंगे तो हमें भी लोग पूछते हैं कि मैम इस दवाई की आदत तो नहीं पड़ जाएगी? तो उसका जवाब ये है, सबसे पहले तो दवाई का काम क्या है। जब भी कोई भी हमें मेंटल हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम आती है, हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। दवाई ने उस इम्बैलेंस को बिल्कुल ठीक करना है, अंदर से आपकी बॉडी को बिल्कुल रेगुलेटेड करना है, सही करना है। तो वो दवाई का एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट एक कोर्स चलता है। वो कोर्स कुछ समय के लिए होता है, लेकिन दवाई कितनी देर तक खानी पड़ेगी ये हर इंसान के शरीर के अंदर के सिस्टम पे डिपेंड करता है। क्योंकि जिस तरह से हम सोच रहे हैं ना, वो सारी चीज़ हमारे अंदर के हर सिस्टम पे असर डाल रही है। वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे असर डालेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर डालेगी, और अंदर से हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी असर डालेगी। तो इसकी आदत पड़ेगी, वो बात की धारणा बनानी गलत है, लेकिन कुछ समय के लिए जब आपने ठीक रहना है, कुछ समय के लिए तो वो प्रोपोर्शन दवाई की आपके शरीर में चाहिए ना, कि जिससे वो इम्बैलेंस बिल्कुल ठीक हो जाए। अब जब दवाई की बात हुई है, उसके साथ बात आएगी साइकोथेरेपी की, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग जो सबके लिए यूज़ करने के लिए एक आसान वर्ड है, लेकिन अब इसके लिए साइकोथेरेपी के लिए आप जाएंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास नहीं। दोनों में फ़र्क ये है, लगते हैं सेम, फ़र्क है। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो एक्सपोजर होता है, जो एजुकेशनल डिग्री होती है, वो मेडिकल कॉलेज में होती है। वो एमफिल करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में, जिससे उनको RCI का लाइसेंस मिलता है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिससे वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और मेडिकल कॉलेज में उनका एक्सपोजर हो गया मेडिकल पेशेंट्स के साथ, जो साइकाट्रिक और मेंटल डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स के साथ। जो साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर होते हैं वो करते हैं मास्टर्स इन साइकोलॉजी और उनका आगे होती है उनकी पीएचडी, लेकिन उनकी डिग्रीज में उनका मेडिकल पेशेंट्स के साथ साइकाट्रिक और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स के साथ एक्सपोजर नहीं होता। इस वजह से साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर ये जो दो पोस्ट हैं ये दोनों सिमिलर हैं और ये दोनों आपको मिलेंगे स्कूल्स में, जहाँ पर आप डे टू डे लाइफ के स्ट्रेसेस बच्चों के हैंडल कर सकते हैं। जब बात आती है पेशेंट्स की, वहाँ पर आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आना पड़ेगा जो एमफिल करेगा। एमफिल में सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट करने सीखेगा। टेस्ट से पता लगेगा इसका डायग्नोसिस क्या है, फिर उसको कौन सी थेरेपी देनी है और उसके बाद एमफिल के बाद उनकी डिग्री होती है पीएचडी। दिस इज़ हाउ आप अपने प्रॉब्लम के लिए एक सही प्रोफेशनल को चूज कर सकते हैं। समाज में क्या मैसेज है? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी सभी दर्शकों से, मेरी एक ये अपील है कि अगर आपके घर में या आपके आसपास में कहीं भी कोई भी साइकाट्रिक या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित कोई भी इंसान है तो प्लीज़ उसको अपने से अलग करके ना रखें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो करने से उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो वो पॉसिबल नहीं है। इससे उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि आप देखो हम बैठे हैं तो हम किसी से बात करना ज़्यादा पसंद करेंगे ना, ये तो नहीं कि अकेले बैठे रहेंगे। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हमें बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए एक दूसरा इंसान चाहिए। अगर वो बात करेगा उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व होगी, और अगर वो टाइम से सारी दवाइयाँ लेगा अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उनको साइडलाइन करके, उनको आइसोलेट करके प्रॉब्लम कम नहीं होगी, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर जिस प्रॉब्लम को हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको बंद करके रख देते हैं या इससे बात नहीं करते, अगर ऐसा करके आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो तो एक्चुअली में आप प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। मेंटल हेल्थ रिलेशनशिप्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखो, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। फॉर एग्जांपल कोई एक इंसान ज़्यादा गुस्से वाला होगा, एक इंसान कम गुस्से वाला होगा। आपने ऐसे भी रिलेशंस देखे होंगे कि दोनों इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। अब जब मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात करूँ। रिलेशन मदर डॉटर का भी हो सकता है, सन एंड फादर का भी हो सकता है, सिबलिंग्स का भी हो सकता है। हर रिलेशन में अगर आपने बिल्कुल अच्छे से रिलेशन को चलाना है, उसमें मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सामने वाला जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है या बता रहा है, उसको किस लेवल पर आप पूरा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त हम वही चीज़ करें या वही चीज़ हमारा मन करना चाहिए जो सामने वाला बोल रहा है। अच्छा, आप उसको अगर रिफ्यूज़ करना है तो वो भी तो एक तरीके से करेंगे ना। हम क्या करते हैं, कई बार होता है चलो बहुत गुस्से में जवाब दे दिया, एक दो बार गुस्से में जवाब देना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, सब लोग करते हैं, आखिरकार इंसान है, गुस्सा आता है। लेकिन अगर वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहे, वो एक पैटर्न बन जाता है जो हमारे रिलेशनशिप को हार्म कर सकता है। रिलेशनशिप में एक दूसरे के मेंटल हेल्थ को समझने के लिए और अच्छा रखने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए फेथ, उसके बाद आपको चाहिए अंडरस्टैंडिंग और दूसरा रिफ्लेक्शन। दो लोग एक रिलेशनशिप में बैठकर ये समझें कि उसको क्या अच्छा लगता है और उसको क्या अच्छा लगता है। रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर लाइक्स, डिसलाइक्स, उसका एटीट्यूड, किस तरह से वो प्रॉब्लम्स को समझता है, सॉल्व करता है, दूसरा अगर नहीं कर पाता तो वो उससे सीख सकता है। इस तरह से एक दूसरे से सीख के हम रिलेशनशिप में अच्छी मेंटल हेल्थ की शुरुआत कर सकते हैं। जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप शहरिया जलसा फाउंडेशन के मेंबर बनो। बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।